Hello students, good morning. Welcome back to all of you in the online class of social studies run by Rasan Academy Churu. स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक था जो पीजेंट्स एंड फार्मर का, उसके अंदर हमने लास्ट जो पॉइंट पढ़ा था वो पढ़ा था द एज ऑफ इनक्लोजर्स। लोकल लैंग्वेज के अंदर इस बात को हम ये समझ लें कि द एज ऑफ इनक्लोजर्स का मतलब था भूमि के ऊपर किसानों के द्वारा अधिकार किया जाना। एक एज आई, उसमें जो फार्मर्स थे उन्होंने क्या कर लिया था, अपना कंट्रोल कर लिया था लैंड के ऊपर। उसके बाद में जैसे उन्होंने ओपन फील्ड्स थे, जो कॉमन जो लैंड्स होती थी, उनके ऊपर जब पीजेंट्स ने, फार्मर ने जब उनको इनक्लोज कर लिया तो जो वहाँ के गरीब लोग थे उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। व्हाट हैपन टू द पुअर, जो गरीब लोग थे, जब इनक्लोजर एज आई उसके बाद में जो पुअर जो पीपल थे उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट हुआ। तो सबसे पहले उसके ऊपर इफ़ेक्ट देखिए, इनक्लोजर्स फिल्ड द पॉकेट्स ऑफ लैंडलॉर्ड्स। जो इनक्लोजर्स जो लैंड थी उसने जो फार्मर्स थी उनकी पॉकेट्स को भरा, उनके पॉकेट्स के अंदर पैसे आए। द इनक्लोज्ड लैंड बिकम द एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ द वन लैंड ओनर। और जितनी भूमि के ऊपर अधिकार किया गया वो एक लैंड ओनर की क्या बन गई, प्रॉपर्टी बन गई, उसकी संपत्ति वो बन गई थी। The poor could no longer collect their firewood from the forest or graze their cattle on the commons। पहले जो कॉमन लैंड थी, जो कॉमन लैंड थी उसके अंदर जो पुअर पीपल थे वो अपने जो कैटल थे उनको ग्रेजिंग कर लेते, फायरवुड कलेक्ट कर लेते थे, एप्पल्स बेरीज वगैरह वहाँ से ले लेते थे। लेकिन जैसे कॉमन लैंड को भी इनक्लोज कर लिया गया फार्मर्स के द्वारा, तो अब गरीब जो लोग थे वहाँ से फायरवुड कलेक्ट नहीं कर सकते थे, अपने कैटल को ग्रेज नहीं कर सकते थे। दे कुड नो लॉन्गर कलेक्ट एप्पल्स एंड बेरीज और हंट स्मॉल एनिमल्स फॉर ए मीट के लिए छोटे छोटे जानवरों का शिकार भी वो फॉरेस्ट की जो लैंड होती थी, सार्वजनिक जो भूमि होती थी, वहाँ से उनको हंट करते थे, तो वो अब नहीं कर सकते थे। तो एक तो ये बैड इफेक्ट हुआ उनके ऊपर। नेक्स्ट देखिए, दे कुड नो गेदर द स्टॉक्स दैट ले ऑन द फील्ड आफ्टर द क्रॉप्स वर कट। जैसे फसल काट ली जाती थी उसके बाद में जो चारे का ढेर बचता था उसको वो अब कलेक्ट नहीं कर सकते थे। पहले कॉमन लैंड पे जो इसने खेत कर जो कल्टीवेटेड उसको किया, वो अनाज निकालने के बाद में जो स्टॉक्स रह जाता था उसको जो पुअर लोग थे वो काम में ले लेते थे। लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि एवरीथिंग बिलोंग टू द लैंडलॉर्ड। अब वहाँ पर जो प्रत्येक संपत्ति थी, जो चारा था, अनाज था, वो सब किसका हो गया था, लैंडलॉर्ड्स का हो गया था। एवरीथिंग हैड प्राइस विच द पुअर कुड नॉट अफोर्ड टू पे। अब प्रत्येक जो सामान था उसकी कीमत तय हो गई थी और वो कीमत गरीब लोग पे नहीं कर सकते थे, चुका नहीं सकते थे। नेक्स्ट वन देखिए इसका, इन द प्लेसेज वेयर इनक्लोजर्स हैपन। वो स्थान जहाँ पर भूमि को किसानों के द्वारा कंट्रोल में लिया गया, अधिकार में किया गया, हैपेंड ऑन एक्सटेंसिव स्केल द पुअर वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द लैंड। वहाँ पर ये घटना हुई कि गरीब लोगों ने उस स्थान को छोड़ना शुरू कर दिया, वहाँ से डिस्प्लेस्ड होना शुरू हो गए। फ्रॉम द मिडलैंड्स, जो मध्य भूमि थी इंग्लैंड की, वहाँ से दे मूव्ड टू द सदर्न कंट्रीज ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के जो दक्षिणी भाग थे वहाँ पर उन्होंने जाना शुरू कर दिया। देर वॉज ए ग्रेट डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स। वहाँ पर कृषि जो मजदूर थे उनकी बड़ी डिमांड थी। बट नो वेयर कुड द पुअर फाइंड सिक्योर्ड जॉब्स। लेकिन गरीबों को कहीं भी सिक्योर जॉब नहीं मिलता था। ये उसके लिए, गरीबों के लिए नुकसानदायक हुआ, पुअर के लिए। नेक्स्ट देखिए, द लेबरर्स वर बीइंग पेड वेजेज। उनको क्या मिलती थी, वेजेज मिलती थी, मजदूरी मिलती थी। एंड एम्प्लॉयड ओनली ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम। और उनको वो जो वेजेज मिलती थी वो एम्प्लॉय किए जाते थे केवल फसल के समय,
हार्वेस्टिंग के समय उनको क्या मिलती थी, वेजेज मिलती थी या उनको एम्प्लॉयड किया जाता। वर्क बिकेम इनसिक्योर, अब जो कार्य था वो इनसिक्योर हो गया था, असुरक्षित हो गया था। एम्प्लॉयमेंट अनसर्टेन, उनका जो रोजगार था वो अनिश्चित हो गया था। और इनकम अनस्टेबल, और उनकी आय अस्थायी हो गई थी, अब स्थायी आय उनके पास में नहीं रही। नेक्स्ट देखिए, ये तो हुआ जैसे जो इनक्लोजर एज आई उसके बाद में जो गरीब लोग थे उनकी स्थिति में क्या प्रभाव पड़ा। तो उसके बाद देखो द इंट्रोडक्शन ऑफ थ्रेसिंग मशीन्स। अब जो थ्रेसिंग मशीन्स आई, पहले से वो बुरी तरीके से प्रभावित थे, पुअर जो थे, वर्कमैन थे। उसके बाद में थ्रेसिंग मशीन्स आती हैं, तो थ्रेसिंग मशीन्स के बाद में उनकी लाइफ पर क्या इफेक्ट होता है देखिए। During the Napoleonic Wars, prices of food grains were high and farmers expanded production vigorously। जो नेपोलियन जो वार चल रही थी उस समय फूड जो ग्रेन्स थे उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और किसानों ने भी अत्यधिक मात्रा में क्या किया था, उत्पादन किया था। फियरिंग ए शॉर्टेज ऑफ लेबर, और उन्हें जब वो कृषि ज़्यादा करते थे तो उन्हें इस बात का भय था कि जो श्रमिक हैं उनकी क्या हो सकती है, कमी हो सकती है। तो दे बिगेन बाइंग द न्यू थ्रेसिंग मशीन्स दैट हैड कम इनटू द मार्केट। मार्केट में जो नई अनाज निकालने वाली जो थ्रेसिंग मशीन्स आ चुकी थी उनको उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया, इस भय से कि जो लेबरर जो हैं उनकी क्या हो सकती है, शॉर्टेज हो सकती है, या कुछ और भी उसके कारण रहे। देखिए कौन से कारण रहे उनके। दे कंप्लेंड ऑफ द इंसोलेंस ऑफ लेबरर्स। एक पहली बात तो ये, वो क्या करते थे, इंसोलेंस करते थे, यानी दुर्व्यवहार करते थे। जो श्रमिक थे वो बदतमीजी करते थे, दुर्व्यवहार करते थे। दे ड्रिंकिंग हैबिट्स, वो शराब वगैरह पीने के आदी थे। एंड द डिफ़िकल्टी ऑफ मेकिंग देम वर्क, और उनसे कार्य करवाने में क्या होती थी, कठिनाई होती थी। मशीन्स दे थॉट वुड हेल्प देम रिड्यूस देयर डिपेंडेंस ऑन लेबरर्स। तो किसानों ने ये सोचा कि जो मशीनें हैं वो मज़दूरों के ऊपर उनकी जो निर्भरता है उसको क्या कर देंगी, कम कर देंगी। कि किसान जब मशीनें आ जाएंगी तो फार्मर हैं, वो जो लेबरर हैं, मज़दूर हैं, उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहेंगे। ये इंट्रोडक्शन ऑफ थ्रेसिंग मशीन का था। आफ्टर द नेपोलियनिक वॉर्स हैड एंडेड, जैसे वो युद्ध समाप्त हुआ, थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स रिटर्न टू द विलेजेज। युद्ध समाप्त होने के बाद हजारों जो सैनिक थे वो अपने गाँव में लौट आए। दे नीडेड अल्टरनेटिव जॉब्स टू सर्वाइव, उन्हें आजीविका के लिए अल्टरनेटिव जॉब की आवश्यकता थी। एन एग्रीकल्चरल डिप्रेशन सेट इन, और जब उनको कार्य की आवश्यकता थी तो ये जो सोल्जर्स थे उन्होंने भी कृषि में कार्य करना शुरू किया, तो प्रेशर कृषि के अंदर बढ़ा। लैंड ओनर बिगेन रिड्यूसिंग द एरिया दे कल्टिवेटेड, तो जो लैंड ओनर्स थे उन्होंने जितनी भूमि पर वो जुताई करते थे उसको उन्होंने कम करना शुरू कर दिया। दे ट्राइड टू कट वेजेज एंड द नंबर ऑफ वर्कमैन दे एम्प्लॉयड, और उसके बाद में उन्होंने जो मज़दूर थे उनकी मजदूरी को काटना शुरू कर दिया, कम करना शुरू कर दिया। और जितने लोगों को पीपल को उन्होंने एम्प्लॉय कर रखा था उसकी संख्या में भी उन्होंने कमी करना शुरू कर दिया। द अनएम्प्लॉयड पुअर ट्रैम्प्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज, और जब गरीब लोग जो अनएम्प्लॉयड हो गए, बेरोजगार हो गए, वो एक गांव से दूसरे गांव में घूमने लगे। एंड दोज विद अनसर्टेन जॉब्स लिव्ड इन फियर ऑफ ए लॉस ऑफ देयर लिवलीहुड, और अपनी आजीविका खोने के भय से वो भयभीत होकर के अनसर्टेनिटी के अंदर, अनिश्चितता के अंदर क्या करते थे, गाँव में रहते थे। द कैप्टन स्विंग, ये एक इमेजनरी नेम था, ये 1830 के अंदर कैप्टन स्विंग 1830 के अंदर इंग्लैंड के अंदर जैसे ये मशीनें वगैरह आई तो फार्मर्स को कुछ लेटर मिलने लगे, थ्रेटनिंग लेटर, धमकी भरे पत्र वगैरह मिलने लगे, तो उनको सिग्नेचर करके दिया जाता था कि ये कोई इमेजनरी पर्सन के नाम से, कैप्टन स्विंग के नाम से। तो उस रिएट्स का भी नाम है, उस उपद्रव चला उस समय जो विद्रोह हुआ उसका भी नाम है ये।
तो देखिए द कैप्टन स्विंग रियट्स स्प्रेड इन द कंट्री साइड ऑफ दिस टाइम, उस समय कैप्टन स्विंग नाम से जो विद्रोह फैला था वो पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में उस समय फैल गया। फॉर द पुअर द थ्रेसिंग मशीन्स हैड बिकम ए साइन ऑफ ए बैड टाइम्स, जो गरीब लोग थे उनके लिए थ्रेसिंग मशीन्स जो थी, अनाज निकालने वाली मशीनें थी, वो बुरे समय का संकेत बन गई थी। ये हुआ अपना इम्पैक्ट। नेक्स्ट अपना देखिए इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर ऑन इंग्लैंड। मॉडर्न एग्रीकल्चर का इंग्लैंड के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, ये मशीनों का क्या प्रभाव पड़ा ये आएगा। जब इनक्लोजर्स हो गया तो गरीबों पर क्या प्रभाव पड़ा, कृषि के अंदर क्या प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट अपना इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर ऑन इंग्लैंड। तो देखिए इसका क्या इफेक्ट पड़ा। द कमिंग ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर इन इंग्लैंड ब्रॉट मैनी डिफरेंट चेंजेस, बहुत सारे बदलाव आए। जैसे आधुनिक कृषि इंग्लैंड में शुरू हुई तो उसका बहुत ज़्यादा उसके प्रभाव आए, बदलाव आए। द ओपन फील्ड्स डिसअपीयर्ड, जैसे इनक्लोजिंग शुरू हुई थी तो ओपन जो फील्ड्स थे वो डिसअपीयर हो गए, गायब हो गए, समाप्त हो गए। द कस्टमरी राइट्स ऑफ पीजेंट्स वर अंडरमाइंड, जो प्रथागत अधिकार हुआ करते थे किसानों के वो अंडरमाइंड हो गए, यानी बंद हो गए। द रिचर फार्मर्स एक्सपेंडेड ग्रेन प्रोडक्शन, जो रिचर फार्मर थे, धनी जो किसान थे, उन्होंने अपने ग्रेन के प्रोडक्शन को बढ़ाया, विस्तृत किया। सोल्ड दिस ग्रेन इन द वर्ल्ड मार्केट, और वैश्विक बाजार के अंदर उन्होंने उस अनाज को बेचा। मेड प्रॉफिट्स, लाभ कमाया। एंड बिकेम पावरफुल, और वो जो लोग थे वो शक्तिशाली हो गए। द पुअर लेफ्ट देयर विलेजेज इन लार्ज नंबर्स, और मशीनें वगैरह आ गई, जो कॉमन लैंड रही नहीं, ओपन फील्ड्स भी नहीं रहे, तो जो गरीब जो लोग थे, पुअर जो पीपल थे, उन्होंने अपने विलेजेज को छोड़ना शुरू कर दिया। सम वेंट फ्रॉम द मिडलैंड्स टू द सदर्न कंट्रीज वेयर जॉब्स वर अवेलेबल, और अदर्स टू दी सिटीज, कुछ लोग शहरों के अंदर चले गए, कुछ सदर्न कंट्रीज़ के अंदर चले गए जहाँ पर जॉब अवेलेबल था। तो गरीब लोगों के लिए वहाँ पर कार्य करना मुश्किल हो गया, तो उन्होंने अपने गाँवों को छोड़कर शहरों की तरफ, या जो सदर्न एरियाज़ थे, कंट्रीज साइड्स थी, वहाँ पर वो चले गए। द इनकम ऑफ लेबरर्स बिकेम अनस्टेबल, उनकी आय अस्थिर हो गई थी। देयर जॉब्स इनसिक्योर, जो गरीब लोग थे, श्रमिक लोग थे, उनके जॉब्स इनसिक्योर हो गए थे, असुरक्षित हो गए। देयर लिवलीहुड प्रिकेरियस, और उनकी आजीविका संकट में आ गई थी। अब देखिए नेक्स्ट, ये तो हुआ अपना इंग्लैंड का। अब यूएसए का और देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का और देखिए। नेक्स्ट अपना देखिए यूएसए में था ब्रेड बास्केट एंड डस्ट बाउल। ब्रेड बास्केट एंड डस्ट बाउल यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उसे धान का कटोरा या डस्ट बाउल जो था उसके बारे में देखिए क्या है। द यूएसए बिकेम द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। यूएसए क्या बन गया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो व्हीट प्रोडक्शन था उस समय यूएसए में हुआ, तो वो संसार का ब्रेड बास्केट बन गया था, यानी वो अपनी ब्रेड है उसकी टोकरी बन गया यूएसए। एट द टाइम दैट कॉमन फील्ड्स वर बीइंग इनक्लोज्ड इन इंग्लैंड, जब इंग्लैंड के अंदर सार्वजनिक जो भूमि थी उसको इनक्लोज किया गया। एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, कब किया गया, 18वीं शताब्दी के अंत में, जो इंग्लैंड के अंदर जो कॉमन लैंड्स थी उसको क्या कर लिया गया था, इनक्लोज कर लिया गया था। उस समय सेटल्ड एग्रीकल्चर हैड नॉट डेवलप्ड ऑन एनी एक्सटेंसिव स्केल इन द यूएसए। यूएसए के अंदर जो स्थापित कृषि थी वो ज़्यादा विकसित नहीं हुई, ज़्यादा बड़े स्तर पर विकसित नहीं हुई। फॉरेस्ट कवर्ड ओवर 800 मिलियन एकर्स एंड ग्रास लैंड 600 मिलियन एकर्स। उस समय जो सेटल्ड एग्रीकल्चर था यूएसए के अंदर वो ज़्यादा नहीं था, वहाँ की जो भूमि थी वो 800 एकड़ तो किस में थी, अपने फॉरेस्ट से कवर्ड थी, और 600 एकड़ किसके अंदर,
ग्रासलैंड के माध्यम से क्या थी, कवर्ड थी, यानी बहुत ज़्यादा भूमि वो क्या थी वहाँ पर कल्टिवेटेड नहीं होती थी। मोस्ट ऑफ द लैंडस्केप वॉज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ वाइट अमेरिकन्स, अधिकांश जो भूमि थी वो वाइट अमेरिकन्स के कंट्रोल में नहीं थी, उनके नियंत्रण में नहीं थी। वाइट अमेरिकन्स उनके कंट्रोल में नहीं थी, अधिकांश जो लैंड थी उनके कंट्रोल में नहीं थी उस समय। टिल द 1780s, कब तक, टिल 1780 वाइट अमेरिकन सेटलमेंट्स वर कन्फाइंड टू ए स्मॉल नैरो स्ट्राइप ऑफ कोस्टल लैंड्स इन द ईस्ट। ईस्ट के अंदर जो कोस्टल लैंड थे, जो तटीय भूमि थी, वहीं तक जो वाइट अमेरिकन्स थे उनकी सेटलमेंट्स थी, उनकी बस्तियां थी, सीमित थी कोस्टल लैंड तक ईस्ट के अंदर, वो भी नैरो, बहुत ज़्यादा संकड़ा, छोटा। नेटिव अमेरिकन्स वर नोमैडिक, जो नेटिव अमेरिकन्स थे वहाँ के स्थानीय जो अमेरिकन्स थे वो क्या थे, घुमंतु थे, नोमैडिक थे वो, यानी घुमंतु जिनको कहा जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले थे। मैनी ऑफ देम लिव्ड ओनली बाई हंटिंग, अधिकांश उनके जो अपनी आजीविका कैसे कमाते थे, हंटिंग करके, शिकार करके। गैदरिंग द फिशिंग्स, मछलियाँ पकड़ के। अदर्स कल्टिवेटेड कॉर्न, कुछ अनाज उगा करके भी, बीन्स यानी मटर वगैरह, टोबैको एंड पंपकिन, इस प्रकार की जो खाद्य पदार्थ थे उनको उगा करके वो क्या करते थे, अपनी आजीविका चलाते थे। स्टिल अदर्स वर एक्सपर्ट ट्रेपर्स थ्रू होम यूरोपियन ट्रेडर्स हैड सेक्योर्ड देयर सप्लाईज ऑफ बेवर फर सिंस द 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी तक कुछ जो थे उनमें से जो नेटिव अमेरिकन थे उनमें क्या थे, अच्छे ट्रेपर्स थे, यानी जंगली जानवरों को जाल में फंसाने वाले थे। तो यूरोपियन क्या करते थे, उनसे जो बेवर होता है, एक जंगली बिलाव, ऊद बिलाव कहते हैं, उसके जो मुलायम बाल होते हैं उनका व्यापार करते थे। तो 16th सेंचुरी तक वो उनके माध्यम से यूरोपियन क्या करते थे, ऐसे जो एनिमल्स थे उनके फर वगैरह उनसे ट्रेडर करते थे, व्यापार उनका उससे करते थे। बाय द अर्ली 20th सेंचुरी, जो 20वीं शताब्दी थी उसके शुरुआत में, दिस लैंडस्केप हैड ट्रांसफॉर्म्ड रेडिकली रेडिकली वाइट अमेरिकन्स हैड मूव्ड ईस्टवर्ड एंड एस्टाब्लिश्ड कंट्रोल अप टू द वेस्ट कोस्ट। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में जो लैंडस्केप थे वो रेडिकली क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म हो गया, बदल गया। जो वाइट अमेरिकन्स थे उन्होंने ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट की तरफ कंट्रोल करना, एस्टाब्लिश होना शुरू कर दिया, बसना, स्थापित होना, मूव होना, उस जगह पर जाना उन्होंने शुरू कर दिया। डिस्प्लेसिंग लोकल ट्राइब्स, जो स्थानीय वहाँ पर ट्राइब्स थी, जनजातियाँ थी, उनको डिस्प्लेस करना शुरू कर दिया, वहाँ से हटाना शुरू कर दिया। एंड क्रेविंग आउट द इंटायर लैंडस्केप इनटू डिफरेंट एग्रीकल्चर बेल्ट्स, और जो इंटायर लैंडस्केप थी उनको अलग अलग एग्रीकल्चर बेल्ट्स के अंदर उन्होंने क्या कर लिया, उसको क्रेव कर लिया। द USA हैड कम टू डोमिनेट द वर्ल्ड मार्केट इन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अब कृषि उत्पादन के अंदर जो USA थे वो USA क्या कर चुका था, अपना प्रभाव जमा चुका था मार्केट के अंदर, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के अंदर, उत्पादन के अंदर। यानी उस समय कृषि उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होने लगा, USA में। नेक्स्ट अपना पॉइंट देखिए क्या है, द वेस्टवर्ड मूव एंड व्हीट कल्टीवेशन। यानी ये बताया कि जो वाइट अमेरिकन्स थे उन्होंने वेस्टवर्ड की तरफ मूव करना शुरू कर दिया और उन्होंने अब कृषि किसकी शुरू कर दी, व्हीट कल्टीवेशन शुरू कर दिया उन्होंने।
The story of agrarian expansion is closely connected to the westward movement of the white settlers who took over the land. जो white westward movement चला था उसके अंदर जो एग्रेरियन एक्सपेंशन हुआ था वो बड़ी घनिष्ठता से उससे जुड़ा हुआ है। वाइट सेल्टर्स हु टुक ओवर द लैंड, उन्होंने क्या कर दिया, भूमि के ऊपर अधिकार कर लिया। आफ्टर द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम 1775 टू 1783, 1775 टू 1785, उस समय अमेरिकन इंडिपेंडेंस वॉर चला था। उसके बाद में एंड द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का फॉर्मेशन हुआ, निर्माण हुआ। वाइट अमेरिकन्स बिगेन टू मूव वेस्टवर्ड, ये पहले बात आ गई, जो वाइट अमेरिकन्स थे उन्होंने क्या कर दिया, वेस्टवर्ड की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, जाना शुरू कर दिया। थॉमस जेफरसन बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए इन 1800 जो था उसके अंदर थॉमस जेफरसन था, वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बना। ओवर 700,000 वाइट सेल्टर्स हैड मूव्ड ऑन द एप्लांचियन प्लेटू थ्रू द पासेज, ये एक पठार का नाम है एप्लाचेन प्लेटू, थ्रू द पासेज, गलियारों से होते हुए वहाँ तक वो शेल्टर्स पहुँचे। फॉरेस्ट टिम्बर कुड बी कट फॉर एक्सपोर्ट करने के लिए जो फॉरेस्ट की टिम्बर थी, लकड़ी थी, उनको काटना शुरू कर दिया। एनिमल्स हंटेड फॉर स्किन के लिए एनिमल को हंट करना शुरू कर दिया। माउंटेन्स माइंड फॉर गोल्ड एंड मिनरल्स, गोल्ड के लिए और अन्य खनिजों के लिए जो माउंटेन्स थे उनको माइंड करना शुरू कर दिया, उनकी खदानों के द्वारा खुदाई करना शुरू कर दिया। सो द अमेरिकन इंडियंस वर क्लियर्ड फ्रॉम द लैंड, जो अमेरिकन इंडियंस थे उनको वहाँ से क्या कर दिया, क्लियर्ड कर दिया गया, भेज दिया गया। वार्स वर वेग्ड इन विच इंडियंस वर मैसेकर्ड, एक दूसरे से वार्स युद्ध होने शुरू हो गए जिसके अंदर इंडियंस थे उनको मैसेकर्ड किया गया, उनका नरसंहार किया गया। एंड मैनी ऑफ देयर विलेजेस ब्रेंट, उनके अधिकांश गांव जला दिए गए। द इंडियंस रेजिस्टेड, उन्होंने विरोध भी किया। वॉन मैनी विक्ट्रीज इन वार्स, और युद्ध के अंदर उन्होंने बहुत सारी विजय भी प्राप्त की। बट वर अल्टीमेटली फोर्स्ड टू साइन ट्रेटीज, लेकिन अंत में उन्हें क्या करना पड़ा, संधि करनी पड़ी। गिव अप देयर लैंड एंड मूव वेस्टवर्ड, उन्हें अपनी भूमि छोड़नी पड़ी और वेस्टवर्ड की तरफ उन्होंने बढ़ना शुरू किया। एज द इंडियंस रिट्रेटेड, जैसे जो इंडियंस थे वो पीछे हटे, द शेल्टर्स प्योर्ड इन, जो शेल्टर्स थे, शरणार्थी जो थे वहाँ पर जाना शुरू हो गए। दे केम इन सक्सेसिव वेव्स, वे क्रमबद्ध चरणों तरीकों से वो आए। दे सेटल्ड ऑन द एपालाचेन प्लेटू बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के पहले दशक के अंदर वो अपेलाचेन जो प्लेटू था, पठार था, वहाँ पर बसे। एंड देन मूव्ड इनटू मिसिसिपी वैली, और उसके बाद वो आगे बढ़ गए, मिसिसिपी की जो घाटी थी वहाँ पर बढ़ गए। बिटवीन 1820 टू 1850, 1820 से लेकर 1850 के मध्य में वो मिसिसिपी की जो वैली थी, घाटी थी, वहाँ चले गए। दे स्लेस्ड एंड ब्रंट फॉरेस्ट, पुल्ड आउट द स्टम्प्स, क्लियर्ड द लैंड फॉर कल्टीवेशन एंड बिल्ट लॉग केबिन्स इन द फॉरेस्ट क्लियरिंग, जंगल को साफ करके उन्होंने लकड़ियों के केबिन्स बना लिए, छोटे छोटे जंगलों को जला करके भूमि को साफ किया कृषि के लिए। बड़े बड़े जो स्टम्प्स थे, लकड़ी के जो लट्ठे थे, उनको वहाँ से साफ कर दिया गया। देन दे क्लियर्ड लार्जर एरियाज, उसके बाद उन्होंने बड़े क्षेत्रों को साफ किया, पहले छोटे क्षेत्रों को साफ करके सेटलमेंट होने के लिए, बसने के लिए। एंड इरेक्टेड फेंस अराउंड द फील्ड्स, उन्होंने खेतों के चारों तरफ क्या बना दी,
फेंस बना, जो जिसको हम पाड़बंदी कहते हैं। दे प्लाउड द लैंड एंड सोड कॉर्न एंड व्हीट, अब उन्होंने भूमि की जुताई की, अनाज बोया, व्हीट उन्होंने सो किया, बोया। When the soil became impoverished, जब भूमि थी वो अनुपजाऊ होने लग गई, the migrants would move further west, तो और आगे वेस्ट में बढ़ गए। माइग्रेंट्स जो थे एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाने वाले जो लोग थे। टू एक्सप्लोर न्यू लैंड्स एंड रेज न्यू क्रॉप, यानी नई भूमि बनाने के लिए और नई भूमि पर नई फसल पैदा करने के लिए। द ग्रेट प्लेन्स अक्रॉस द रिवर मिसिसिपी बिकेम ए मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ अमेरिका, जो मिसिसिपी रिवर थी उसके आगे का जो क्षेत्र था वो अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा व्हीट प्रोड्यूसिंग एरिया बन गया था। अब नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें जो व्हीट फार्मर्स हैं उनके बारे में और मेरिट्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ व्हीट प्रोडक्शन है, इसके बारे में हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स।